पृथ्वी पर आया चंद्र, खुद पर जग डाले 20 नर, विजय पाई नल पर। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। और यदि आपको हिंदी साहित्य में रासो साहित्य जो हैं, जो आदिकाल से संबंधित हैं, उनको याद करने में, उसके रचनाकारों को याद करने में दिक्कत होती है, तो आज आपकी इस परेशानी का हल मेरे पास है। वो है मेरे द्वारा बनाई गई एक ट्रिक। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आदिकाल को, जो हिंदी साहित्य कालखंड का सबसे पहला काल माना जाता है, और उसके अंतर्गत जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आदिकाल, जो पहले एक बात मैं आपको बता देता हूं, जो हिंदी साहित्य का कालक्रम है, काल विभाजन है, उसका सर्वप्रथम श्रेय जाता है जॉर्ज ग्रियर्सन को। आप सबको ये पता है, इससे पहले ही मैंने वीडियो बनाई, अगर आपने नहीं देखी तो हिंदी साहित्य के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाके आप देख सकते हैं। पर फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन है, उसका श्रेय, प्रथम श्रेय जाता है जॉर्ज ग्रियर्सन को। उसके बाद तमाम लोग आते हैं। फिर उसके बाद जो प्रामाणिकता मानी जाती है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की मानी जाती है। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले आदिकाल के बारे में, मोटी मोटी जो चीजें हैं, जरूरी जो चीजें हैं, उन सबको समझ लेते हैं। देखिए, आदिकाल, जिसको वीर गाथा काल भी कहते हैं, आगे हम देखेंगे किस किसने नाम दिए। इनका जो समय विभाजन है, देखिए, इसका जो सर्वमान्य समय है वो माना जाता है 1050 ईस्वी से 1350 ईस्वी, यानी कि 1050 में आप 300 जोड़ दो, 1350 हो जाएगा। ये आपको एग्जाम में सबसे ज्यादा मिलेगा। पर अगर जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार माना जाएगा, ये जो ग्रियर्सन नाम लिखा हुआ है, तो आपको बोलना पड़ेगा 650 ईस्वी से 1350 ईस्वी। ये दोनों आपको डिफरेंस याद रखने। अब देखो, जो आदिकाल है, इसके अलग अलग 5 नाम दिए गए हैं, और इन पांचों नामों का प्रयोग करते हैं अलग अलग हैं, ये भी आपको पता होने चाहिए। जैसे चारण काल ग्रियर्सन ने कहा, जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल को चारण काल कहा। वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। आदिकाल कहा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आपके लिए जरूरी है, आपसे पूछ सकता है कि आदिकाल को आदिकाल किसने कहा है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। सिद्ध सामंत काल किसने कहा है, राहुल सांस्कृत्यायन ने। राहुल सांस्कृत्यायन जो हिंदी साहित्य में घुमक्कड़ शास्त्र के लिए प्रसिद्ध हैं, घुमक्कड़ी के लिए प्रसिद्ध हैं। तो आपको ये नाम याद रखना है, राहुल सांस्कृत्यायन, सिद्ध सामंत काल। और संधि काल किसने कहा, राजकुमार वर्मा ने। चारण काल ग्रियर्सन, वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी, सिद्ध सामंत काल राहुल सांस्कृत्यायन, और संधि काल कहा राजकुमार वर्मा ने। उसके बाद अब देखो, जो आदिकाल है, उस आदिकाल में कितनी तरह की कृतियां मानी जाती है, मतलब कि जो साहित्य है उनमें क्या चीज ज्यादातर देखने को मिलती है। तो 3 चीजों से परिपूर्ण है आदिकाल। सबसे पहले जो इसकी ग्रंथावली है वो है धार्मिकतापूर्ण, मतलब उसमें धर्म के बारे में काफी चर्चा की गई है, धार्मिकतापूर्ण है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है वीर गाथापूर्ण, यानी कि जो ज्यादातर साहित्य हैं उनमें वीरों की वीर गाथाओं को गाया गया है, और इसीलिए दूसरा पॉइंट है वीर गाथापूर्ण। और तीसरा है श्रृंगारपूर्ण। देखो, आप जब रस पढ़ेंगे तो उसमें श्रृंगार रस पढ़ेंगे, और श्रृंगार रस का मतलब क्या होता है, नायक और नायिका का मिलन और वियोग से संबंधित जो रस है वो श्रृंगार रस है। तो विरह और मिलन, विरह और संयोग से संबंधित जो नायक नायिका के पूरा साहित्य मिलता है, उसकी भी इसमें प्रधानता रहती है। तो धार्मिकतापूर्ण साहित्य मिलता है, वीर गाथापूर्ण की प्रमुखता है, और श्रृंगारपूर्ण भी साहित्य मिलता है। अब देखो, 2 शैलियां मिलती हैं। शैली होती है, अब साहित्य तो हिंदी का है, पर क्या मिलता है, शैलियां मिलती हैं। शैलियां मतलब उसके अंदर भी फर्दर डिवाइडेशन है, क्लासिफिकेशन है। डिंगल और पिंगल शैली मिलती है। तो आपसे पूछेगा डिंगल और पिंगल शैली कहां मिलती है, तो बोल देना कि आदिकाल मिलता है। अब ये होती क्या चीज है, देखो, डिंगल शैली वो थी, आदिकाल में प्रयुक्त होने वाली डिंगल शैली वो थी जिसमें कर्कश शब्दावली का प्रयोग किया जाता था, मतलब कानों को अप्रिय लगती थी, अच्छी नहीं लगती थी, अनाप शनाप उल्टे सीधे शब्दों का प्रयोग किया जाता था, और चारण लोगों के द्वारा, भाट लोगों के द्वारा इसका प्रयोग होता था। तो डिंगल शैली ये होती है जिसमें कर्कश शब्दों का प्रयोग किया जाता है, और पिंगल जो शैली थी इसमें कर्णप्रिय, कानों को जो अच्छे लगने वाले शब्द थे उनका प्रयोग होता था। तो डिंगल शैली क्योंकि कर्कश शब्दों से परिपूर्ण थी, तो धीरे धीरे विलोप होती चली गई, गायब हो गई। और पिंगल शैली कर्णप्रिय होने के कारण उत्थान को प्राप्त होती रही, बढ़ती रही, और धीरे धीरे इसका विलय हो गया ब्रज भाषा में जाकर। तो आप आज भी देखेंगे कि ब्रज भाषा के जो, एक सेकंड,
ब्रज भाषा के जो साहित्य मिलता है वो अच्छा लगता है सुनने को, कानों में अच्छा लगता है। उसके बाद जो हम देखने वाले हैं, दो प्रकार का काव्य मिलता है। देखो नाम ही हो गए, तीन चीजों की प्रधानता है कि धर्म से पूर्ण थी, वीरगाथा से पूर्ण थी, श्रृंगार पूर्ण थी, शैलियां डिंगल और पिंगल, इनको बता चुका हूं। जो काव्य मिलता है, देखो जो आदिकाल है, भक्तिकाल है, रीतिकाल है, इनमें काव्य प्रधानता है। काव्य लिखा गया है यानी कि पद्य लिखा गया है, जिसको गाया जा सके वो पद्य, और जिसको गाया ना जा सके वो गद्य, यानी कि जिसको पढ़ा जा सके वो गद्य। तो आधुनिक काल को गद्य काल भी कहते हैं, मैंने आपको डिवाइडेशन में बताया था, क्लासिफिकेशन में बता दिया था। तो दो प्रकार का काव्य इसमें देखा जाता है, एक है प्रबंध काव्य और एक है मुक्तक काव्य। तो आपको समझना जरूरी है कि प्रबंध काव्य क्या होता है। देखो आपने महाकाव्य सुना होगा, खंड काव्य सुना होगा, पर प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य क्या चीज है। प्रबंध काव्य का मतलब है कि जैसे ही कोई काव्य शुरू होता है, कोई भी पुस्तक, कोई भी रचना शुरू होती है, वो एक सिरे से लेके आखिरी सिरे तक जुड़ी रहती है, एक कहानी की फॉर्म में होती है, पूरी कहानी रहेगी और एक ही छंद से जुड़ी रहेगी पूरी की पूरी। तो प्रबंध काव्य मतलब एक सिरे से आखिरी सिरे तक, शुरू के पुस्तक के पहले पन्ने से अंतिम पन्ने तक एक ही कहानी होगी, एक ही छंद में पिरोई रहेगी। और इस तरह का साहित्य कौन कौन सा है आदिकाल में? रासो साहित्य है, और दो पुस्तकें हैं, दो रचनाएं हैं, एक है कीर्ति लता और दूसरी है कीर्ति पताका। ये दोनों ही रचनाएं हैं विद्यापति की। विद्यापति का संबंध आदिकाल से है, ये आपको याद रखना है। और जो कीर्ति लता पुस्तक है, इसकी जो रचना है वो अवहट्ट में हुई है, और कीर्ति पताका की रचना मैथिली में हुई है, ये आपको याद रखना है। तो उम्मीद करता हूं कि प्रबंध काव्य समझ में आ गया होगा। अब मुक्तक काव्य की बात करते हैं। मुक्तक काव्य क्या होता है? बिल्कुल इसका उल्टा होता है। प्रबंध काव्य में एक सिरे से दूसरे सिरे तक जुड़ी रहती है, कहानी के रूप में रहती है, जबकि मुक्तक काव्य में हर एक छंद में कोई भी रचना लिखी रहती है। जैसे आप कोई भी दोहा मान लो, तो उसके बाद कोई और छंद लिखा हुआ है, तो अगर कोई भी छोटी सी रचना है तो अपने आप में परिपूर्ण है, दूसरे से वो जुड़ी हुई नहीं होती है। तो जिस तरह से पहेलियां, आपने पहेलियों की पुस्तक लिखी है, तो उसमें 10 पहेलियां लिखी हुई है, तो 10 की 10 अपने आप में परिपूर्ण है और एक दूसरे से उनका कोई संबंध नहीं है। जबकि प्रबंध काव्य में सब एक साथ जुड़ा रहता है। मुक्तक काव्य वो जिसमें अपने आप में परिपूर्ण कोई भी छोटी सी रचना होती है। मुक्तक काव्य में से संबंधित जो रचनाएं हैं आदिकाल की, वो हैं अमीर खुसरो हैं, उनकी पहेलियां हैं, सिद्धनाथों की रचनाएं हैं। सिद्धनाथों की रचनाएं, जैसे सिद्धनाथ में आता है गोरखनाथ, जो नाथ पंथ के प्रवर्तक हैं, उन्होंने शुरू किया, मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य हैं, उन्होंने जो अपनी पुस्तकें लिखी, उनमें जो अपनी बातें कही, वो भी किस में आती हैं? वो भी मुक्तक काव्य में आती हैं। और विद्यापति ने जो पदावलियां लिखी, पद लिखे, अपना पद लिखा एक, वो अपना में परिपूर्ण है, फिर दूसरे पद पे चले गए, फिर तीसरे पद पे चले गए, तो मुक्तक काव्य में आता है। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस कर लेते हैं जो आपको समझनी है। अब देखो, हम रासो साहित्य की ट्रिक जान लेते हैं कि रासो साहित्य की क्या ट्रिक होनी चाहिए, कैसे होना चाहिए। तो सीधे आपको याद रखना, देखो जिसके नीचे मैंने रेड लगाया हुआ है, इसी से आपसे मतलब है, जिसको रेड अंडरलाइन किया हुआ है, इसी से आपका मतलब है। यहां पे मैंने लिख रखा है, देखो रचना, और यहां पे लिख रखा है मैंने कवि या रचनाकार। तो आपको क्या याद रखना है? पृथ्वी पर आया चंद्र, खुद पर जग डाले 20 नर, विजय पाई नल्ह पर। तो आपको यहां पे सीधे ध्यान रखना है, पृथ्वी पर आया चंद्र, तो पृथ्वी को आप चंद्र से जोड़ो, यानी कि पृथ्वी पर चांद आ गया। फिर क्या काम किया उसने? खुद पर जग डाले, जग भर भर के डाले। किसके डाले? पानी के नहीं डाले, 20-20 नरों के जग डाले। आया जग, चंद्र धरती पर आया और खुद पर जग उठा के डालने लगा, ऐसे जग डालने लगा, जग डालता रहा। क्या क्या भर के डालने लगा? 20-20 नर, 20-20 इंसानों को डालने लगा। और 20-20 नरों को भर के जब जग अपने ऊपर उसने डाले, खुद उसके ऊपर अपने ऊपर पलटाए, तो उसको क्या फायदा हुआ? उसने विजय पाई। किस पे विजय पाई? नल्ह पर। तो आपको इस तरह से याद रखना है, पृथ्वी पर आया चंद्र, खुद पर जग डाले 20 नर, विजय पाई नल्ह पर। अब आपको इस पे ध्यान दीजिए, पृथ्वी पर आया चंद्र, यानी कि पृथ्वी राज रासो चंद्र, चंद्र बरदाई। ये आपको ऐसे याद रखना है, पृथ्वी पर आया चंद्र, पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई। खुद पर, अब खुद पर में खाली खुद पे आ जाइए। खू से है खुमाण रासो, खू से है खुमाण रासो, और द से है दलपति विजय। पृथ्वी पर आया चंद्र, खुद खुमाण रासो, ख से खू से खुमाण रासो, द से दलपति विजय। पर जग डाले, पर से क्या आया? परमाल रासो, और जग से आया जगनिक, यानी परमाल रासो की रचना किसने की? जगनिक ने की। अब उसके बाद 20 नर जो भर भर के चंद्रमा ने डाले थे जग अपने ऊपर, वो 20 से है बीसल देव रासो, और नर से है नरपति नालय।
और विजय पाई नल पर, और विजय क्या है, विजयपाल रासो, और नल है नल्ल सिंह। तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, एक बार रिपीट कर देता हूं। पृथ्वी पर आया चंद्र, खुद पर जग डाले 20 नर, विजय पाई नल्ल पर। इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूं, चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है, हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है चंद्रबरदाई को, और पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो और हिंदी के प्रथम कवि चंद्रबरदाई माने जाते हैं। उसके बाद हम आखिरी बात कर लेते हैं अमीर खुसरो के बारे में। अमीर खुसरो का नाम है अबुल हसन, इनका जो वास्तविक नाम है वो है अबुल हसन, और ऐसा माना जाता है कि ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, यानी कि अमीर खुसरो के गुरु कौन है, निजामुद्दीन औलिया। अमीर खुसरो को तोताए हिंद भी कहते हैं, तोताए हिंद, मैं ये आपको बता देता हूं, तोताए हिंद, तोताए हिंद भी कहते हैं। तो पेपर में पूछा जाएगा तोताए हिंद किसको कहते हैं, तो अमीर खुसरो। और इनको क्या माना जाता है, खड़ी बोली के आदि कवि माना जाता है, यानी खड़ी बोली का सबसे पहले प्रयोग किसने किया। खड़ी बोली कौन सी है जो मैं बोल रहा हूं, मैंने आपको कल बताया था, जो पिछली वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि अपभ्रंश से हिंदी का निर्माण दिखाया जाता है। तो सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का निर्माण हुआ। हिंदी में हिंदी भाषा है, पश्चिमी हिंदी उपभाषा है, और जो बोलियां हैं अलग अलग, हिंदी में अलग अलग बोलियां हैं। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत एक बोली आती है कौरवी, कौरवी खड़ी बोली को ही बोलते हैं। जो मैं इस समय बोल रहा हूं ये कौरवी है, खड़ी बोली है। तो खड़ी बोली का सबसे पहला प्रयोग करने वाले व्यक्ति कौन है, अमीर खुसरो हैं। और इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, इन्होंने गजल लिखी हैं, पहेलियां लिखी हैं और मुकरिया लिखी हैं। तो यही सब इनकी रचनाएं हैं। तो आपने देखो इतने सारे कवि देखे, विद्यापति को आप जरूर याद रखिए, साथ में आप याद रखिए अमीर खुसरो को, और एक नाम है शारंगधर। तो आपसे पेपर में डायरेक्टली पूछ ले जाए कि शारंगधर किस काल से संबंधित हैं, तो आदिकाल से संबंधित है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, कंटेंट अच्छा लगा होगा। हम इसी तरह से सारा का सारा कोर्स कवर कर रहे हैं, और आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।